महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का कानून बन चुका है। फिर भी देश की आधी आबादी अपने अधिकार का इंतजार क्यों कर रही है? 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार एक मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गूंजने वाला है, महिला आरक्षण। सरकार कहती है कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ेंगी, उसके बाद ही महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब संसद कानून बना चुकी है तो उसे लागू करने के लिए नई शर्त क्यों जोड़ी जा रही है? क्या मौजूदा सीटों पर ही 33% आरक्षण नहीं दिया जा सकता? यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है। यही सवाल महिला संगठन और अनेक सामाजिक संगठन भी उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि महिला आरक्षण का कानून तो बना दिया, लेकिन उसे लागू करने की तारीख टाली क्यों जा रही है? क्या सरकार की दलील संवैधानिक रूप से सही है? क्या महिला आरक्षण वास्तव में जनगणना और परिसीमन के बिना लागू नहीं हो सकता, या फिर इसके पास कोई राजनीतिक नफा नुकसान का गणित काम कर रहा है? मानसून सत्र के दौरान देश भर में इस बिल को लागू करने के लिए धरने प्रदर्शन किए जाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण बिल पारित किया था। 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को अधिसूचित कर दिया, जिससे यह औपचारिक रूप से कानून बन गया। लेकिन अप्रैल 2026 में ही बीजेपी सरकार एक चालाकी करती है। इस अधिनियम में बदलाव करने के लिए एक बिल लाती है, जिसमें व्यवस्था है कि महिला आरक्षण तभी प्रभावी होगा जब अधिनियम लागू करने के बाद पहली जनगणना और उसके आधार पर, उस जनगणना के आधार पर परिसीमन पूरा हो जाएगा। विपक्ष ने इसका विरोध किया, बिल पारित नहीं हुआ। सत्ताधारियों ने विपक्ष को महिला विरोधी कहकर बदनाम करने की खूब कोशिश की, जबकि सच्चाई ये है कि विपक्ष और तमाम जन संगठन कह रहे हैं कि इस अधिनियम में जो 33% आरक्षण की व्यवस्था है महिलाओं के लिए, उसे तुरंत अमल में लाओ। जनगणना और परिसीमन जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल स्थिति यह है कि महिला आरक्षण का कानून अस्तित्व में है, लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए अभी लागू नहीं हुआ है। संसद के मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल को बिना शर्त लागू करने की मांग के साथ देहरादून और रुद्रपुर में एपवा यानी अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन द्वारा कई जगहों पर सभाएं की गई। इन सभाओं में प्रमुख रूप से जो मांगे उठाई गई, उनमें इस मानसून सत्र में 33% महिला आरक्षण केंद्र एवं राज्य स्तर पर वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा सीटों पर लागू करने, महिला आरक्षण बिल को परिसीमन एवं जनगणना से जोड़कर पेश करने की कोशिश न करने, बल्कि इसे बिना शर्त लागू किए जाने, महिला आरक्षण बिल के तहत सभी SC, ST पिछड़ा वर्ग और ट्रांसजेंडर महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की गई। सभाओं में कहा गया कि परिसीमन का मुद्दा केवल दक्षिण भारत का नहीं, बल्कि उत्तराखंड में भी असमानता को जन्म देगा। परिसीमन का आधार जनसंख्या नहीं, बल्कि क्षेत्रफल को बनाया जाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय सुनिश्चित किया जाए और उत्तराखंड में बढ़ती महिला हिंसा और जातिवादी हिंसा के मामलों पर रोक लगाई जाए। एपवा की राष्ट्रीय सचिव श्वेता राज ने बैठक में प्रमुखता से ये बात उठाई कि एक तरफ तो SIR में बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम कटे हैं और दूसरी तरफ भाजपा सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने में टाल मटोल कर रही है।
भाजपा सरकार महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़कर पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। असम और जम्मू कश्मीर के चुनाव इसके हालिया उदाहरण हैं। पिछले संसद सत्र में सदन में विपक्ष ने और सड़कों पर महिला संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया और बीजेपी सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे को पीछे धकेला था। वर्तमान समय में जरूरत है कि पूरे देश में एकजुट होकर महिला आरक्षण बिल को बिना शर्त लागू करने की मांग उठाई जाए और इसी मानसून सत्र में उसे लागू किया जाए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि पूरे देश भर में कौन सी पार्टी है जिनके लोग सबसे ज्यादा यौन हिंसा में लिप्त हैं, कौन सी पार्टी है जो सबसे ज्यादा महिलाओं के अधिकारों को छीन रही है। और लंबे संघर्ष के बाद जब 2023 में महिला रिजर्वेशन एक तरीके से बहुमत से पास हो गया और ये बात थी कि 2024 के चुनाव में उसको लागू कर देना है, तब उसको परिसीमन से जोड़ करके एक तरीके से फिर से टाल मटोल करने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कि महिला रिजर्वेशन के बारे में बात करते हुए महिला रिजर्वेशन का संघर्ष हमारे देश में कितना लंबा चला है और कितना महत्वपूर्ण रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा इतिहास के बारे में बात करना चाहिए। 1996 में सबसे पहले एक केंद्रीय संसदीय समिति बनी। आज अंकिता भंडारी का मुद्दा सरकार इसलिए नहीं बचा पा रही है क्योंकि उसमें भाजपा के लोग लिप्त हैं। पूरे देश भर के अंदर, सिर्फ उत्तराखंड के अंदर नहीं, दिल्ली के अंदर भी हम लोगों ने जबरदस्त आंदोलन किया। पूरे देश भर के अंदर अंकिता भंडारी के मुद्दे पर आंदोलन हुआ, ठीक उसी तरीके से जैसे आरजी कर के मुद्दे पर हुआ, ठीक उसी तरीके से जैसे उन्नाव की बेटी के लिए आंदोलन हुआ। उत्तराखंड एपुआ की संयोजक शिवानी पांडे ने कहा कि वर्तमान सरकार चाहती ही नहीं कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। महिला संगठनों की मांग है कि महिलाओं को आरक्षण के सवाल पर बिना किसी किंतु परंतु के 2029 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में लागू किया जाए। उत्तराखंड में परिसीमन को जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में न तो पहाड़ के मुद्दों को जगह मिल पाएगी और न ही मजबूरी में शहरों की तरफ आए लोगों की समस्याएं हल होंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इन सवालों को अपराध और न्याय का मामला न मानकर सांप्रदायिक मामला बना रही है, जानबूझकर बना रही है। इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। आज पूरे 6 महीने पूरे गुजर गए और एक कदम आगे नहीं बढ़े, तो ये एक तरीके से सरकार जो उनको मालूम है कि इससे उनके वोट बैंक पे कोई खतरा नहीं पड़ने वाला है, हमें उस वोट बैंक को खतरा पहुंचाना है, ये बात कह करके ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, हम महिलाओं को सुरक्षित करना। हमारा अगर रेप हो रहा है, हमारी हत्याएं हो रही है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित करेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं। सरकार की जो पुलिस व्यवस्था है केवल इस बात के लिए नहीं है कि मुख्यमंत्री का काफिला गुजरे और उसको सुरक्षा मिले। तो एक सवाल हमारा अंकिता भंडारी का सवाल इस तरीके से है, जब अंकिता भंडारी का केस हुआ, हम लोग फैक्ट फाइंडिंग टीम में पूरे देश भर में महिला संगठनों ने बनाया। लोगों ने कहा कि अब हम लड़कियों को रोजगार नहीं देंगे, जो होटल इंडस्ट्री वाले थे, जो रिजॉर्ट के मालिक थे, वो ये नहीं कह रहे कि हम लड़कियों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे, वो कह रहे हैं कि हम लड़कियों को रोजगार ही नहीं देंगे कि कल के दिन पर फिर से कोई मामला आ जाए। तो हमारे जो रोजगार पर जो ये केस हो रहे हैं, ये हमें सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करवा पा रही है सरकार। लोग कह रहे हैं कि आपको रोजगार ही नहीं देंगे, वो हमें जो हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम अपने आर्थिक रूप से हम सशक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। उत्तराखंड महिला मंच की अध्यक्ष कमला पंत ने कहा कि अंकिता भंडारी का सवाल उत्तराखंड में कई दूसरे सवालों को साथ में जोड़ता है, जिसमें राज्य सरकार और बीजेपी संघ पूरी तरह से आरोपियों के पक्ष में नजर आते हैं। आम लोगों के भारी दबाव के बावजूद आज तक आरोपी वीआईपी अपने पदों पर बने हुए हैं और उन्हें अपने संगठन में बड़े पदभार भी दिए जा रहे हैं।
हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्यों में शामिल है। अंकिता भंडारी जिस रिजॉर्ट में मारी गई, वो रिजॉर्ट संस्कृति आज पूरे उत्तराखंड में फैल रही है, जिसमें महिलाओं को उपभोग की वस्तु बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि इस रिजॉर्ट संस्कृति को विकास का नाम देकर प्रचारित कर रही है। हम इस तरह के विकास के खिलाफ हैं, जिसमें स्थानीय नागरिकों, महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी न हो। कांग्रेस के नेता प्रेम बहुखंडी ने कहा कि अगर परिसीमन का आधार जनसंख्या को बनाएंगे तो पहाड़ और मैदान में बहुत गहरी असमानता आ जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में एक विधायक का क्षेत्र इतना बड़ा होगा कि वो पूरे 5 साल भी अपने पूरे क्षेत्र में नहीं जा पाएगा। पहाड़ की एक विधानसभा का क्षेत्रफल मैदान की 11 विधानसभा क्षेत्रों के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इसे रोकने के लिए क्षेत्रफल को आधार बनाया जाए ताकि प्रतिनिधित्व में समानता आए। देहरादून में हुई बैठक में राजनीतिक, सामाजिक संगठनों और जन संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें एपुआ की मालती हालदार, प्रियंका खत्री, कमलेश मेहता, कल्पना, स्वाति नेगी, उत्तराखंड महिला मंच से निर्मला बिष्ट, चंद्रकला, विमला कोहली, पद्मा गुप्ता, मोहित डिमरी, सतीश धौलाखंडी, मनीष केडियाल, पत्रकार गुणानंद जखमोला और बाकी दूसरे लोग भी शामिल थे। इसी तरह रुद्रपुर और बागजाला में भी इस तरह की बैठकें हुई, उनमें भी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सेदारी की और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 33% लागू करो, लागू करो, लागू करो। 33% आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम सीमित संसाधनों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की, आपके साथ की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े, जितना संभव हो सके, हमें आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल्स भी है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।